का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ये कहावत तो बहुत पुरानी है, लेकिन जो लोग भी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चल रहे हैं या जिन्होंने पहले उत्तर प्रदेश की सड़कों का हाल देखा है, वो ये जानते हैं कि हर चुनाव में, चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश की सड़कें एक मुद्दा बनती रही हैं। लेकिन शायद ये पहला चुनाव है जब सड़कों की बात विपक्ष नहीं कर रहा है, सरकार की घेरेबंदी सड़कों को लेकर नहीं कर रहा है, और इसकी जिम्मेदारी जिस पर थी, यानी कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिनके पास ये विभाग भी है, उन्होंने किस तरह से इसमें काम किया है वो अब पता चल रहा है जब विपक्ष इस बात को नहीं उठा रहा है। हालांकि केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री, उनकी जो संगठन की क्षमता है, उनकी जो संगठन को साधने की काबिलियत है, उसका भी हम लोग मिसाल उसकी भी देख चुके हैं। और विधानसभा चुनाव में जिस तरह की सफलता मिली थी बीजेपी को, उसमें भी उनका बहुत अहम रोल था। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से। स्वागत है सर आपका। क्या ऐसा आपका प्रबंधन इस बार था कि इस बार विपक्ष बिल्कुल सड़कों का नाम नहीं ले रहा है, कोई घेरेंगे? देखिए, सड़क सहित विपक्ष विकास के मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि विकास के मोर्चे पे जो हमारे विपक्ष में लड़ रहे हैं, चाहे वह महागठबंधन के रूप में और चाहे कांग्रेस के रूप में, उनको मालूम है कि जो कांग्रेस ने 55 साल में केंद्र में सरकार बना करके नहीं किया है और स्वयं अपनी उन सीटों में जो अमेठी और रायबरेली है, और 15 साल में श्री अखिलेश यादव जी, मायावती जी और मुलायम सिंह जी के 15 वर्ष के कार्यकाल में जितना विकास का काम नहीं हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हमने प्रदेश में 2 साल में हर क्षेत्र में चौमुखी विकास, और माननीय नरेंद्र मोदी जी तो एक विश्व का कीर्तिमान बनाने वाले ऐसे नेता है कि शायद मैं समझता हूं कि गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए ईमानदारी पूर्वक सरकारी खजाने का वह हिस्सा जिसका गरीब अधिकारी था पहुंचाने का काम किया है। इसलिए विपक्ष विकास को मुद्दा नहीं बना सकता, विकास को मुद्दा बनाने का विपक्ष के पास साहस नहीं। लेकिन पीडब्ल्यूडी एक ऐसा महकमा है जिस पर अगर भ्रष्टाचार की बात हो या विवाद की बात हो तो शायद सबसे ज्यादा रहे, लेकिन ऐसा क्या है कि पिछले 2 साल में इंजीनियर्स पर कोई जाहिरा तौर पर कोई बड़ा आरोप देखने को नहीं मिला? तो मैंने पूरी चीज समझने के बाद मैंने कहा, देखिए, हमें उत्तर प्रदेश में सड़कों के मामले में देश में सबसे अच्छा प्रदेश चाहिए, और कागज में अगर काम करके कोई लाया और कहीं किसी की गलती पकड़ी गई तो ना तो उस ठेकेदार की खैर होगी, ना उस अधिकारी की खैर होगी। और हमने एक अभियान चला करके, जैसे लखनऊ में कोई काम कर रहा है तो लखनऊ के काम करने वाले को आगरा वाला कोई जांचेगा, आगरा में जो काम कर रहा है तो कोई उसको गोरखपुर वाला जांचेगा। तो क्रॉस चेकिंग भी हमने करवाई है। हमने लगातार स्वयं क्षेत्र में जाकर के सड़कों का निरीक्षण किया है। न्यूक्लियर गेज हमारे पास होता है जिसमें जो गुणवत्ता के हिसाब से सड़कें बनाई जाए, उस गुणवत्ता के अनुसार बनी है कि नहीं बनी है, यह हम स्थान पे ही जांच सकते हैं। तीसरा, हमने एक बड़ा कदम उठाया कि नई तकनीकी का इस्तेमाल करें, और आज उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि लोक निर्माण विभाग की लगभग सड़कों को या तो हमने विशेष मरम्मत के आधार पर ठीक किया है या ठीक कर रहे हैं। अब चुनाव की बात करते हैं, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। प्रधानमंत्री भी खुद कहते हैं कि जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये चुनाव है और अहम है, बहुत ज्यादा ये चुनाव। लेकिन ऐसी क्या बात है कि संगठन की जो तैयारी है, वो बैठकें तो हो रही हैं, संगठन की तैयारी भी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैंपेन नहीं दिख रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा संगठन 2014 का चुनाव परिणाम जब आया था तो 2017 की तैयारी 14 के परिणाम आने के तत्काल बाद शुरू किया था। 17 का चुनाव परिणाम आया तो हमने 19 की तैयारी तत्काल शुरू किया। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कार्यक्रम अलग अलग प्रकार के, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के सभी वरिष्ठ नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रम सबसे अधिक अगर किसी एक दल के हुए हैं उत्तर प्रदेश में तो वो भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं। जितने कार्यक्रम सपा, बसपा, कांग्रेस मिलाकर के नहीं की है, उससे 2 गुने से अधिक कार्यक्रम हमारे संपन्न हो चुके हैं, और कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है, जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त है, और 2014 से बड़ी विजय हम 2019 में प्राप्त करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें या 2017 के विधानसभा चुनाव की, अदर बैकवर्ड क्लासेस यादव को छोड़ करके बीजेपी के साथ आए थे पूरी तरह। इस बार आप लोगों ने कार्यक्रम भी किया था, सम्मेलन भी किया था। किस तरह से इन समर्थकों को, किस तरह से मतदाताओं को अपने साथ रखेंगे, क्योंकि इस बार गठबंधन भी है?
देखिए, दो चीजें। एक तो सबसे पहली चीज आप ये ध्यान में रखें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। वह गरीबी क्या होती है, गरीबी की पीड़ा क्या होती है, उसको अनुभव करते हुए जब इस पद पर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर पहुंचे, तो ना तो वह गरीबी भूले, ना वो गरीबों को भूले। जहां तक आपने यादवों का नाम ले लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यादव जितना जातिवादी है, उससे अधिक वो राष्ट्रवादी भी है। पिछड़ा वर्ग मोदी जी के साथ हुआ जैसे एक हिमालय पर्वत की तरह, अंगद की तरह पांव जमाए हुए खड़ा है। और जब पिछड़ा वर्ग खड़ा है, तो जो हमारा मूल वोटर है, उसमें एक भी वोट किसी को खींचना, किसी को तोड़ना, मैं मानता हूं कि असंभव है। ऐसी परिस्थिति में सपा बसपा ने गठबंधन करने के बाद भी आज इस चिंता में वह दिन रात परेशान रहते हैं कि हम गठबंधन के साथ भी फेल हो रहे हैं। अगर 2019 में सपा बसपा की वही दुर्गति हुई जो दुर्गति 2014 में हुई थी, 17 में हुई थी, जो तय है कि वही जनता उनको हराने का काम करेगी, जनता उनको धूल चटाने का काम करेगी। और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो काम है, मैं जहां तक समझता हूं, समाज को मैं भी जो समझ पा रहा हूं, बहुत दिन से संगठन का काम किया हूं, जितनी लड़ाई इस समय मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, उससे ज्यादा लड़ाई जनता ने अपने हाथों में ले लिया। कि एक बदलाव हुआ है, अब सारे राजनीतिक दल बहुसंख्यकों की राजनीति कर रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था, आपने भी देखा होगा। इस देश की जनता का मैं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी की अगुवाई में जो आशीर्वाद मिला, इस देश की राजनीति के अंदर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई भी विपक्षी दल हो, राज्य स्तर के हो, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर के हो, उनको पहली बार लगा कि अब केवल हिंदू को गाली देने और मंदिर और हिंदुओं के धार्मिक स्थलों से घृणा करने से इस देश की राजनीति में किसी को स्थान नहीं मिल सकता है। और मुझे तो इस बात की खुशी, कोई गया मंदिर, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। कोई कुंभ में स्नान करने गया, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में जब कुंभ मेला हुआ, वो नहीं गए थे, लेकिन इस बार गए, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर देश की जनता ने मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता, तो न तो ये मंदिर जाते, न तो ये कुंभ में डुबकी लगाते, न अपनी जनेऊ दिखाते, और न कैलाश मानसरोवर जाकर के अपने ट्विटर के माध्यम से बताते कि हम भोले बाबा का दर्शन कर रहे हैं। और आज एक बात और, मैं क्योंकि अभी आप आगे पूछेंगे, मैं जानता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद इस देश के अंदर जैसे लगा कि हमारी वायुसेना के जवानों ने जो 1,000 किलो के बम आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री में गिराने का काम किया था, पूरा देश खुशी से झूम उठा। लेकिन कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या बसपा हो या भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी राजनीतिक दल हो, उन लोगों के कारण लगा कि वो जैसे मोहम्मद के ठिकाने में बम न गिरा, उनके कार्यालय में बम गिर गया हो। ऐसा मातम मना रहे थे। जो मातम पाकिस्तान में मन रहा था, वही सपा बसपा कांग्रेस के कार्यालय में बन रहा था। यही सब नेता आप देखिएगा आने वाले समय में, और ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है। पहले के अगर आप घोषणा पत्रों को देखें, विजन डॉक्यूमेंट्स को देखें, तो सच्चर कमेटी का बहुत प्रमुखता से जिक्र रहता था। इस बार नहीं है। लेकिन इससे अहम सवाल ये है कि क्या ये जो बदलाव आया है, आप क्या, बीजेपी क्या लोगों को ये बताने में, अल्पसंख्यकों को ये बताने में सफल रही है कि अब तक गैर भाजपाई दल उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते रहे? ये बदलाव इस वजह से है? निश्चित तौर से देखिए, बदलाव के अनेक कारण हैं, और सबसे बड़ा बदलाव का कारण मैं यह मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में अकेले भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत देने का काम किया। और जो घोषणा पत्र अभी मैंने देखा है कि जहां हिंदुओं को लेकर के कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आया, उसमें तो सावधानी बरत रही है, लेकिन अब देशद्रोहियों का समर्थन कर रही है, देशद्रोहियों का साथ दे रही है। 370 के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही है कि आज पाकिस्तान भी बोल रहा है कि नहीं, 370 कश्मीर से नहीं हटनी चाहिए। ये ताकत कश्मीर पे पाकिस्तान को बोलने की किसने दी? इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने दी। और कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में हिंदू जो कभी पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है, उस हिंदू समाज में से जो साधना में लगे हुए लोग थे, जो राष्ट्र की आराधना में लगे हुए लोग थे, उनको आतंकवादी बता करके जेल में भेजने का काम किया। मतलब कांग्रेस ने कभी भी इस राष्ट्र के हित के लिए, इस राष्ट्र की जनता के हित में ऐसा कोई काम करने का काम नहीं किया
जिससे कि लगे कि वह दल का अगर नुकसान हो तो भी देश का नुकसान न होने पाए, इस बात को कभी ध्यान में नहीं रखा। लेकिन कांग्रेस का भी कहना है कि राष्ट्रीयता सब में है, लेकिन राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाने का काम तो बीजेपी ने किया है। तो सेना को गाली देने का काम किसने किया है? सेना के सौर पर सवाल उठाने का काम किसने किया है? सर पित्रोदा जो राहुल गांधी जी के सलाहकार हैं, उन्होंने क्या बोला है? सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल जी ने क्या बोला है? इस देश के जो भी, चाहे वह अगर आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि कश्मीर में भी अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो फारूक अब्दुल्ला जी जो वहां केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, उनको शक इस पर क्यों हो रहा है? पूरा देश सेना के शौर्य पर गर्व कर रहा है और इस तरह के जो नेता हैं वो शक कर रहे हैं कि हमारी सेना ने ऐसा किया नहीं। मेरी सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना, माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा एक देश को सबसे शक्तिशाली और देश के हित में बड़ा से बड़ा कदम उठाने वाला प्रधानमंत्री मिला, जिन्हें 56 इंच के सीने वाला कहा जाता, और उन्होंने आज यह दिखाया कि हम गोली का जवाब गोला से दे सकते हैं। जो हमारी जमीन में आकर के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का काम करेगा वो दुनिया के किसी कोने में छिपा होगा, हम उसको वहां पर घुस करके मारने का काम कर सकते हैं, और इस सेना ने हमारी करके दिखाया है। आपने इन बातों का तो जिक्र किया, लेकिन 72,000 के वादे को आप कैसे देखेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहां तक कांग्रेस अगर इस प्रकार की कोई वादा करती है जिसे 55 साल तक कहा जाए, एक परिवार कहिए, एक परिवार के इशारे पर कहिए, जिसने सरकार चलाई, वह अगर इस प्रकार के झूठे वादे, थोथे वादे करने का काम करता है, तो अब कांग्रेस के किसी झांसे उत्तर प्रदेश में कहीं कांग्रेस का पता चल रहा है। और मैं कह रहा दावे के साथ इस बार अमेठी और रायबरेली भी भाजपा के खाते में होगी, कमल का फूल वहां खिलेगा, सपा बसपा के समर्थन के बाद भी खिलेगा, और इसलिए राहुल गांधी जी को यहां से भागना पड़ा। आपने अमेठी रायबरेली की तो बात की कि कमल खिलेगा, आजमगढ़ को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए? आजमगढ़ तो खिलेगा ही। पिछली बार मैं कहूं कि सत्ता तंत्र का दुरुपयोग करने का काम हुआ था और बहुत छोटे अंतर से वहां पे भाजपा जो पराजय हुई थी उसको हम मानते बहुत छोटे अंतर से, और कई सीटें ऐसी हैं, कन्नौज का यही हाल होगा, आजमगढ़ का यही हाल होगा, फिरोजाबाद का यही हाल होगा, बदायूं का यही हाल होगा। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई सीट नहीं है जो इस समय भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर न दे और हमें हर समाज का वोट न मिल रहा हो। जो यादवों का गढ़ बना मान करके सपा के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं कि हम जाके वहां से लड़ने का काम करेंगे, आज यादव समाज में भी यह भावना जागृत हुई है कि केंद्र में ना अखिलेश यादव सरकार बना सकते हैं, ना मायावती जी सरकार बना सकती है। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सही सरकार चल रही है। हम जातिवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवादी बन करके, विकासवादी बन करके, गरीबवादी बन करके, किसानवादी बन करके हम कमल का फूल खिलाएंगे। लेकिन क्या आप बिल्कुल चुनौती नहीं मानते गठबंधन को? क्योंकि आपने कहा कि एसपी मतलब समाप्त पार्टी और बीएसपी मतलब बिल्कुल समाप्त पार्टी और आरएलडी मतलब लुढ़कता दल, तो लगता है कि सचमुच आपकी बात सच होगी, चुनाव बाद फिर से बात होगी? मैं मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि इन लोगों ने, अगर आप देखें तो चाहे वह अखिलेश यादव जी हों, मायावती जी हों, और चाहे अजय सिंह जी हों, यह तीनों लोगों की आप देखिए, जब से 5 साल का यह जो बीच का गैप है लोकसभा से लोकसभा के बीच का, या विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद इन लोगों ने कहीं पसीना बहाया है? अगर कोई विपक्ष में होता है तो वह हमारी कमियों को उजागर करे, जनता के साथ खड़ा हो, हमारे खिलाफ आंदोलन करे, या केवल ट्विटर पर ट्वीट करना करके या समझते हैं कि हम जो इसमें बोल देंगे और उसके माध्यम से पूरे देश में संदेश चला जाएगा, प्रदेश में संदेश चला जाएगा और हम जीत लेंगे। महागठबंधन कहिए, गठबंधन कहिए, ठगबंधन कहिए, इसका कोई मतलब प्रभाव नहीं है। चाचा जी की आपने बात कर दी तो पूछ लेती हूँ कि ये कहा जा रहा है कि बी टीम है बीजेपी की शिवपाल जी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी उस समय कोई एबीसीडी हमारे यहाँ टीम नहीं थी। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन के साथी थे, और गठबंधन के साथ रहते हुए और अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, सपा की गुंडागर्दी रहते हुए, प्रशासन का राजनीतिकरण किए जाने के बाद भी हमने 73 सांसद गठबंधन के साथ यहाँ जीते थे। अपना तो गुंडागर्दी है, ना इस प्रकार की कोई भी कोशिश करेगा कि हम बूथ कब्जा कर ले। आयोग भी बहुत कठोरता के साथ इस बार चुनाव को निष्पक्षता से कराने के लिए काम कर रहा है। तो जब 2014 में श्री अखिलेश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए
हम 73 सांसद जीत करके यहाँ गए थे, तो 73 और 7 के बीच में अंतर कितना है? उसे निश्चित तौर से कोशिश करेंगे कि हम 73 से अधिक सीटें जीते और उत्तर प्रदेश से सपा बसपा कांग्रेस का सुपर साथ। प्रियंका जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? प्रियंका गांधी लगातार दौरे कर रही हैं और उनका एक अलग स्टाइल है कैंपेन का, जैसा आप लोग जानते हैं। नहीं, फर्क पड़ा है। उनके आने के बाद वो पूर्वांचल की बागडोर संभाली तो उनके भाई यहाँ से छोड़ करके भाग गए, इतना फर्क पड़ा। बीजेपी के लिए क्या फर्क पड़ेगा? बीजेपी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको शायद आप तो पहले से कवर करती हो सीपी जी, प्रियंका वाड्रा जी इसके पहले भी 40-45 सीटों में प्रचार कर चुकी हैं, लेकिन हाथ क्या लगा है? जनता समझती है कि अगर प्रियंका वाड्रा जी यहाँ पर आई हैं चुनाव की बागडोर संभालने या कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, तो उनके जो परिवार इतिहास है वो तो जनता के सामने है ना। प्रियंका जी के मतलब समय में मनमोहन सिंह जी की अगुवाई वाली 10 साल की सरकार चली। अगर वो जनता की तनिक भी हितैषी थी तो कुछ काम करा के दिखाती। केवल आकर के कहीं रोड शो कर लेना या कहीं जाकर के किसी के साथ चाय पी लेना, यह जनता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपको जनता देश की बागडोर सौंपे तो आप जनता के लिए क्या किए उसका हिसाब किताब करो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस सहित कोई विरोधी विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कांग्रेस और गठबंधन दोनों एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं जहां जरूरत पड़ रही है, लेकिन सीट भी छोड़ी है, तो बीजेपी को हराने के लिए ये जो स्ट्रैटेजी है, ये दोनों एक हैं। देखिए 2004 से 2014 तक केंद्र में जब सरकार थी तो सपा बसपा उनकी बैसाखी का दम बने हुए थे और उनके बल पे सरकार चल रही थी। अब 2014 के चुनाव में बसपा 0 पर आउट हो गई। सपा इस लायक नहीं बची कि उसके समर्थन से कोई कांग्रेस कहीं सरकार के आसपास आ सके। 2019 में वैसे भारतीय जनता पार्टी 2014 से बड़ी विजय प्राप्त करने जा रही है उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी। लेकिन अगर एक भी सीट सपा बसपा में से कोई जीत जाए तो वह कांग्रेस के खाते की सीट होगी। महापुरुषों को, सब महापुरुषों को आपने अपना बना लिया। अब राहुल गांधी ने कैंपेन लॉन्च किया, चौकीदार चोर है, और मैं भी चौकीदार कैंपेन लॉन्च हो गया। तो क्या चाय वाला 2014 में चाय वाला था, इस बार चौकीदार वही भूमिका निभाएगा? आपको लग रहा है? इस सामंतवादी सोच के हो गए कांग्रेसी। मोदी जी की सोच तो 80% देश के लोगों के साथ जुड़ती है और वह 20% के अंदर घूमते रहते हैं। इसीलिए मैं तो नारा लगाया करता हूं चुनाव के इस दौरान कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। लेकिन आपके सहयोगी दल तो साथ आने में बहुत अभी उनको मुश्किल लग रही है। राजगढ़ से, निषाद पार्टी से अभी कोई बात अभी मान नहीं रहे हैं कि साथ हैं। नहीं, हम लोग मान रहे हैं कि साथ हैं और साथ रहेंगे और आज तक साथ हैं। ऐसा मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं लगता है कि कोई जो हमारे साथी हैं वो हमसे दूर जाने वाले। कई चीजें बीच में ऐसी हुई जिन पर संगठन को लेकर भी बात हुई, सवाल भी उठे। जो संत कबीरनगर वाला मामला हुआ जिसमें सांसद ने विधायक को झोंके से मारा, इतनी बड़ी बात हुई लेकिन उसके बावजूद बुलाया भी गया, तलब भी किया गया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उसका असर उन सीट्स पर पड़ रहा है, आपको ज्यादा इस बात का पता है, तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं चूक या रणनीतिक हुई? इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए और स्वयं संगठन ने इस विषय को संज्ञान लिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सांसद जी को, विधायक जी को, दोनों लोगों को बुला करके उस पर बातचीत की है और जो संगठन के स्तर पर निर्णय लिया गया होगा या बातचीत हुई होगी उसके अनुसार उन्होंने अग्रिम कार्रवाई की होगी। वो कार्रवाई मेरे जिम्मे नहीं थी, लेकिन पार्टी ने संज्ञान लिया, दोनों लोगों को बुलाया, बातचीत की, पूरी घटना की रिपोर्ट मंगाई है और आगे जो भी निर्णय लेना होगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष और अनुशासन समिति ने। लेकिन उसका असर वहां देखा जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति के कारण से प्रभावित होती है, ऐसा मैं नहीं मानता। जनता जानती है वह अगर दो व्यक्तियों के बीच में कोई कारण रहा हो, अभी मैं उस पर चर्चा करना उचित नहीं समझता हूं। जो संगठन का विषय उसे संगठन को करने देना चाहिए, लेकिन जनता मोदी जी के साथ थी, मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ रहेगी और भाजपा का कमल खिलाएगी। कई बार संगठन की बात बाहर आ जाती है। आपके बेटे के को लेकर के आपने प्रयास किया था या एक फर्जी जिस तरह से नाम चला, आपको लगता है कि इसमें कोई बात रही? नहीं, हम लोग परिवारवादी नहीं हैं, हम लोग संगठनवादी हैं और संगठन का काम करते हुए मुझे लगभग 35 वर्ष हो गया। सरकार में तो मैं आज बैठा हूं, तो मेरी पहली प्राथमिकता संगठन जो भी तय करता है वो रहती है और बेटे के लिए मैं प्रयास करूं,
और मैं प्रयास करता और ऐसा कोई निर्णय होता ऐसा नहीं मैं मानता, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकता ऐसा। पार्टी जो निर्णय लेती है संगठन के हित में, संगठन के पक्ष में, वही निर्णय मेरा निर्णय होता है। और फूलपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने केशरी देवी पटेल जी को प्रत्याशी बनाने का काम किया है और केशरी देवी पटेल जी 2019 की लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी और 2014 में हमने बहुत बड़े अंतर से वहां पर विजय प्राप्त की थी। उपचुनाव हम कुछ शिथिलताओं के कारण से या कुछ तैयारी के अभाव में हम लोग हार गए थे, लेकिन हम उस हार को जीत के बदल देंगे। आपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया और लोकप्रियता कार्यकर्ताओं में जिन नेताओं की सबसे ज्यादा है उनमें आप भी हैं और आपको पसंद करते हैं कार्यकर्ता, जहां भी आप जाते हैं बात देखने को मिलती है। तो ये सवाल आपसे बेहतर हो सकता है कि अगर यादव चाहिए पार्टी को तो भी बाहर से आ जाता है, अगर निषाद चाहिए तो भी बाहर से आ जाता है। पार्टी ने क्या जमीनी स्तर से कार्यकर्ताओं को नेता बनाने का वो प्रोसेस नहीं किया जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है? नहीं, बहुत किया है। आज मैं ही उसका उदाहरण हूं कि अगर एक साधारण से कार्यकर्ता से अगर उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में बैठा हूं, तो ये तो अगर पार्टी नहीं आगे लाना चाहती तो मैं यहां कैसे आ सकता था। मैं अगर आज आया, मोदी जी अगर पार्टी नहीं उनको आगे लाना चाहती तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कैसे बनते? बूथ के अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले माननीय अमित शाह जी देश के अध्यक्ष कैसे बनते? एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू करने वाले हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी आज देश में नंबर 2 के स्थान पर कैसे बैठते? तो हमारे यहाँ तो साधारण से साधारण कार्यकर्ता को आगे लेकर के जाने की बात है। हाँ, यह जरूर मैं कहता हूं कि मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते जब मैं बूथ में काम करता था, जब मैं मंडल में काम करता था, जिले में काम करता था, क्षेत्र में और प्रदेश में काम करता था, जो मैं उस समय अपने को कार्यकर्ता के रूप में और कार्यकर्ता के साथ खड़ा हुआ पाता था, सरकार में पहुंचने के बाद भी मैं यह खुलेआम कहता हूं कि अगर केशव प्रसाद उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना है तो उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता अपने को उप मुख्यमंत्री से कम ना समझे। यह मैं सदा कहता हूं और मैं मानता हूं कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पसीने के बल पर ही हमने केंद्र में सरकार बनाई है, हमने प्रदेश में सरकार बनाई है, फिर केंद्र में सरकार बनाने की एकदम तैयारी में है। और जब 23 मई को वोटों की गिनती होगी, एक आप ही लोग कहेंगे शायद कि 23 मई सपा बसपा कांग्रेस गई। तो फिर ये आपको तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन रायबरेली हो या आजमगढ़ हो, बाहर से क्यों नेताओं अभिनेताओं को लाना पड़ा? विनेबिलिटी ही क्या एकमात्र फैक्टर है? नहीं, ऐसा इसमें आप समझ लीजिए, वैचारिक प्रतिबद्धता भी काफी ऐसा पार्टी जब कोई निर्णय लेती है तो हमारा एक एक कार्यकर्ता नेतृत्व पर अटल विश्वास रखता है कि नेतृत्व ने जो फैसला लिया होगा वह सही फैसला होगा, पार्टी के हित में फैसला होगा। इसलिए उस पर सवाल खड़ा करना ये हमारी पार्टी में नहीं होता। सवाल उस दिन तक करते हैं, डिमांड उस दिन तक करते हैं जिस दिन तक फैसला नहीं होता है, लेकिन जिस दिन फैसला हो जाता है उस दिन सारे लोग उसी प्रत्याशी को, जैसे कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर कार्यकर्ता मान रहा है, वो संसद का प्रत्याशी नहीं देख रहा है, वह मान रहा है कि हमारे प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है और हमें केंद्र में 2014 से भी अधिक बहुमत वाली सरकार बनाने का काम है। कितनी सीटें आएंगी आपके अनुसार? 73 से कम आएंगे नहीं, 80 से ज्यादा आ नहीं सकते। आप बिल्कुल उन लोगों को स्कोप नहीं दे रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस बार तो रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का भी। तो रिपोर्ट कार्ड के चुनाव कहां लड़ रहे हैं? अगर उस मुद्दे पर लड़ेंगे तो जनता दौड़ा देगी उनको, और उनको मालूम है कि उनके कोई कर्म ऐसे नहीं है कि जिसके कारण से वो भाजपा को वोट न दें और सपा बसपा और कांग्रेस को वोट दे दें। इस बार का चुनाव खास कैसे है आपके अनुसार? पिछली बार से अलग कैसे है 2014 से इस बार 2014 में जब हम चुनाव के लिए आए थे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इधर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने विश्व के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में विकास का एक उन्होंने कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। जब 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनका 5 साल का कार्यकाल जनता के सामने है, पूरा लेखा जोखा जनता के सामने है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने बहुत बेबाक तरीके से अपनी राय रखी, सारी बातों पर जवाब दिया। इसके लिए वो जाने भी जाते हैं। चुनाव है और 100 से ज्यादा हमने सुना है जनसभाएं इनको करनी है, और जिस तरह की नीतियां, फैसले केंद्र सरकार के रहे हैं, राज्य सरकार के काम रहे, उस पर लोग वोट देंगे।